तो बिहार सरकार ने अपने राज्य में यानी कि बिहार के सभी वासियों के लिए और बिहार राज्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन कई सारे पदों पर वैकेंसीज निकाली है। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर निवेदन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर यह पैनल का निर्माण किया। तो अब आपको ये समझना है कि बिहार सरकार ने किन किन विभाग में कौन कौन सी जॉब निकाली, उनके पद क्या है, किस पद की बात होगी, पद का मानदेय क्या होने वाला है, मानदेय के बाद इस पद में कितनी वैकेंसी कहाँ है, क्या क्या पद हैं, साथ में उन पदों का सिलेबस क्या है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक खुशखबरी की बात यह है बिहार के मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए कि आपके पास एक सुनहरा अवसर फिर से है अपने चीज़ों को साकार करने का, उनको एक मूर्त रूप देने का। तो हम लोग एक एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे और हर एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे भी, साथ में वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे। हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाला हूँ ताकि जब आप फॉर्म भरें तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती आपसे ना हो, मेरे सभी बिहार के प्रत्येक भाई और बहनों के लिए, आप समझिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मैं शुरुआत की बात करता हूँ तो वर्ष 2023 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसकी विवरण पुस्तिका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे मैं आपको अभी एक एक चीज़ें बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो तिथि है 12 मई, यानी 12 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 12/5 यानी कि 12 मई तक ये आवेदन आपके द्वारा किया जा सकता है। अगर उसके बाद करता हूं कि इसकी तिथि की शुरुआत कब होगी तो हम उन सब चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको पेज नंबर 2 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी है, प्रमाण पत्रों की सूची। अब कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं जो आपको प्राप्त करने हैं तभी आप इन पदों के लिए फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे, यानी कि योग्य माने जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्या विवरणी है इसको देखते हैं। मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अंक पत्र में आयु एवं पहचान पत्र जो है ना, जो फोटो होती है वो प्रमाणित रूप से अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, अभियंत्रण का डिप्लोमा अगर आपने कोई कर रखा है तो उसकी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए, यानी अगर आप उसको पास कर चुके हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो चौथा नंबर पॉइंट है, ये सभी के पास होना चाहिए। चरित्र का प्रमाण पत्र कि आपने पढ़ाई करते समय किसी भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है तो उसका चारित्रिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं चलिए आगे की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको दिखा है इसमें 5 में आय का प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये आप काउंसलिंग जब होगी तब उसको आप प्रस्तुत करेंगे। इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस से जो बच्चा इस फॉर्म को भरेगा उसके लिए भी इनकम और असेट का पूरा सर्टिफिकेट। इनकम मतलब आय प्रमाण पत्र, असेट मतलब उसके नाम पर, पर्टिकुलर उस कैंडिडेट के नाम पर जो कि फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, उसके नाम पर कोई अगर परिसंपत्ति है, कोई अचल संपत्ति है तो उसका ब्यौरा भी होना चाहिए। ठीक, एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलिएगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र नीचे लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट है हाल का ही खिंचा हुआ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ पुराना नहीं लगेगा, मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास 2 महीने से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ है तो उसको चेंज कर लीजिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के संबंध में मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कि जब कभी भी आप फोटोग्राफ खिंचाएं तो कोशिश करिएगा कि आप अगर चश्मा पहनते भी हैं, ये ऑप्टिक्स वाला यानी कि लेंस वाला, तो चश्मे के बिना फोटो खिंचाएं, किसी भी प्रकार की टोपी के बिना फोटो खिंचाएं। अगर आपकी दाढ़ी बड़ी है तो उसको स्लिम ट्रिम कराकर फोटो खिंचाएं, वो आपका एक बार में फोटोग्राफ मान्य होगा। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि आप बिहार के अगर मूल निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, आपके बिहार का डोमिसाइल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दिव्यांग कोटा आपके पास होना चाहिए अगर आप दिव्यांग कोटे से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अब कह रहा है विवरण पुस्तिका के अनुसार ये जितने भी संबंधित प्रमाण पत्र हैं ये सारे के सारे होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी चीज में लैग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो चीजें हैं वो किससे संबंधित होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र बच्चा सेल्फ अटेस्ट करके या किसी और से MBBS डॉक्टर से अटेस्ट करा के ले आता है। ऐसा काम नहीं होना है। कहां पर क्या है, उसके लिए क्या व्यक्तिगत संस्थान और संगठन होगा जहां के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक, तो ये यहां पर लिखा है, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, खास तौर पर चरित्र प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट के। अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इनकम सर्टिफिकेट उसके अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। साथ ही में मैं आपको ये भी बता देता हूं, चलिए अच्छा, कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चरित्र प्रमाण पत्र जिस संस्थान से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया है, अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो जिस कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है, वहां के प्राचार्य से, वहां के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल से आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आय प्रमाण पत्र स्थायी निवास के अंचल अधिकारी के द्वारा जो है निर्गत होना चाहिए, उसी के द्वारा जारी किया होना चाहिए। उसके बाद जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए मैंने बताया था परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है वो स्थानीय निवास के DM से, SDM से, या फिर जो सर्किल ऑफिसर होता है, थाना अध्यक्ष होता है, थाना अध्यक्ष कह सकते हो या इसको कई थानों का अध्यक्ष कह सकते हो, उसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अब 2023 और 24, उसका होना चाहिए। पुराना आपका ये परिसंपत्तिक प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, ये सबसे जरूरी बात है। आपकी जो फोटो होगी वह स्वहस्ताक्षरित होगी, यानी सेल्फ अटेस्टेड होगी, आपके खुद के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट पर मैं डिस्कशन करूंगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना होने पाए। ठीक है, आ जाओ भाई इधर। चलिए खैर, उसके बाद जो बिहार के स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र है ना, कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं, तो वो भी आपका अंचल अधिकारी के द्वारा क्या होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए। दिव्यांग कोटे वाले विद्यार्थियों के लिए प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये निर्गत होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और इसी तरीके फ्रीडम फाइटर्स और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र किसके द्वारा निर्गत होने चाहिए, किसके उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, ये बात यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, चलिए आगे के अब हम पॉइंटों पर डिस्कस करते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि ये निदेशालय के द्वारा इतने मानदेय पर, कितने मानदेय पर ये आपके पास वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसकी बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इस पर एक एक करके बात करते हैं। तो देखो भाई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पत्र संख्या, इसके अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण नियम के तहत आपका ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज जो है मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज वो ये है कि अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा के पदों पर, किसके पदों पर, संविदा के पदों पर, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, संविदा आधारित है, नियोजन के हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा मेरे भैया, पैनल का। ठीक है, आवेदक जिसके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देंगे उस पोस्ट की, उसमें कितनी वैकेंसी है, उसका मानदेय क्या है, उसकी न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, सब बातें अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है, जो संवर्ग का नाम है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो सबसे पहला जो संवर्ग है मेरे भाई वो है, इसका पद कोड है 01। ये पद का कोड क्यों लगाया जा रहा है, इस पर भी हम विषय में बात करेंगे। इसके संवर्ग का नाम है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसकी कुल जो रिक्तियां हैं, यानी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 355 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 145 है, SC की 57 है, ST की 4 है, EBC की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो भी हो सकता है, बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अगर बात करें स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की 71 है, बैकवर्ड कास्ट की आपके पास 37 है, RCG की 13 है, EWS की 28 है। ये वैकेंसी 355 वैकेंसी को क्लासिफाइड करती है। अब अगर विशेष सर्वेक्षण सहायक एवं बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय की बात करें तो 59,000 मानदेय है इसका। अगर इस मानदेय की मतलब इसकी अगर पेमेंट की बात की जाए तो 59,000 पेमेंट की ये काम है। मानदेय क्या है, 52,202 आपका मानदेय है, यानी पे स्केल है। इसके बाद जो भत्ते लगते हैं जोड़कर आपके लगभग इतना पहुंचेगा। EPF और ESI का जो अंशदान होगा, यानी कि जो आप प्रोविडेंट फंड या ESI कटाना चाहते हैं उसका जो अंशदान होगा वो होगा आपका
2797, यानी इसमें से इतनी सारी चीजें कटेंगी और कटने के बाद 52,202 रुपए 50 पैसे का मानदेय आपको प्राप्त होगा। पहली बार मैं देख रहा हूं बिहार सरकार की तरफ से आई हुई किसी भी वैकेंसी में इतनी स्पष्ट चीजें अच्छे से की गई। उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप एवं इंटरनेट की व्यय प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपए का प्रतिमाह का आपको योगदान देना होगा 12 महीने के लिए। अब इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता है वो योग्यता ये है कि AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में, ध्यान से समझिएगा, सिविल इंजीनियर में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर स्कूल संस्थान में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव, यानी मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस कम से कम 2 उसका होना चाहिए। कहाँ पे? सरकारी निबंधित गैर सरकारी स्कूल में कार्य करने का अनुभव मिनिमम 2 वर्ष का होगा। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर इससे ज़्यादा भी अनुभव है तो अनुभव के बल पर ये काउंट नहीं किया जाएगा कि अगर आपका अनुभव ज़्यादा है तो आपको वरीयता दी जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी को हमें देखते हैं, ये है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की वैकेंसी। यहाँ पर कुल जो रिक्तियाँ हैं वो 758 है। ये रिक्तियों का कास्ट के हिसाब से वर्गीकरण दिया गया है कि ये वर्गीकरण है, जनरल में इतनी है, फला फला फला। आगे बात करते हैं तो इसका जो मानदेय निर्धारित है, टोटल जो मानदेय है वो 36,000 है। 36,000 में आपको इन हैंड आपके पास 29,202 रुपये 50 पैसे आएगा। उसमें 2797 रुपये 50 पैसे ये सभी के लिए, किसी भी पद के लिए 2797 रुपये का EPF और ESI जो है ये आपका अंशदान कॉमन है। उसी तरह से मोबाइल, लैपटॉप एवं इंटरनेट की व्यय प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये प्रति माह का ये भी आपका कॉमन है। ये आपका कटने के बाद आपका जो तनख्वाह होगी वो 29,202 रुपये होगी। सेम काम यहाँ से भी है कि ये भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए होना चाहिए और साथ ही में एवं लिखा है। देखो अगर अथवा लिखा होता तो उसका मतलब होता दोनों में से कोई एक, लेकिन एवं लिखा है तो इसका मतलब आपके पास ये 3 वर्ष का सिविल डिप्लोमा तो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर स्कूल संस्थान में काम करने का अनुभव भी होना ही चाहिए। दोनों चीजें कंपलसरी। ठीक है, चलिए तीसरी वैकेंसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरी वैकेंसी जो आपके पास यहाँ पे दिखाई जा रही है, इधर आ जाओ भाई। हाँ, तीसरी वैकेंसी जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये है विशेष सर्वेक्षण अमीन की। इसकी कुल वैकेंसियां, इसमें वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी कुल वैकेंसी है 8,244, जिसमें जनरल कैटेगरी, SC, ST, EBC, BC, RCG और EWS की कुल वैकेंसियों का अध्यायवार मतलब एक उसके हिसाब से पूरा विवरीकरण दिया गया है। टोटल तनख्वाह 31,000 है। मानदेय आपको ये मिलेगा। सेम काम ESI और EPF के लिए कटेगा। सेम काम लैपटॉप और इंटरनेट की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये महीना आपका कटने वाला। साथ ही अगर बात करें इसकी योग्यता की, शैक्षिक योग्यता की, तो इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है किसके लिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, जिसमें कुल रिक्तियां 8,244 हैं। तो AICTE से प्राप्त मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से इसमें सिर्फ 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें किसी भी प्रकार के अनुभव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अनुभवहीन हैं तो आप इस पद के लिए विशेष रूप से आमंत्रित हैं। और यहाँ पर पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, 8,244 के आसपास। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चौथी वैकेंसी पर आते हैं। ये चौथी वैकेंसी इस वक्त की सबसे ज्यादा लोकप्रिय वैकेंसी है और सबसे ज्यादा समझकर लोगों को काम करने वाली वैकेंसी है। क्या है ये जो चौथी वैकेंसी है मेरे भाई? ये है विशेष सर्वेक्षण लिपिक की और इसकी कुल वैकेंसी है 744। इसका मानदेय जो आपको दिया गया है 25,000। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई कटिंग नहीं होनी है, ना ही इसमें EPF कटेगा, ना ही ESI कटेगा, ना ही आपसे इंटरनेट और लैपटॉप की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये महीने लिए जाएंगे। ये आपको जितना लिखा है इतना ही टोटल मिलेगा। और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है ये बहुत सरल है, लगभग सभी बच्चों की होती है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इस संस्थान से स्नातक की डिग्री, यानी आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। बस सिंपली क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये चीज थी। अब यहां पर आपको देखो साफ साफ लिखा जाता है कि ऊपर अंकित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। अच्छा ठीक है, एक चीज और,
चयन प्रक्रिया में पदवाल कुल रिक्त के 50% तक की ही प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। यानी जो वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी वो जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के 50% वैकेंसी के आधार पे ही आपकी प्रतीक्षा सूची निकाली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल 100 वैकेंसी है और अगर कोई वेटिंग लिस्ट आनी है तो उस वेटिंग लिस्ट में केवल इसके 50% लोग ही क्या किए जाएंगे, रखे जाएंगे उस वेटिंग लिस्ट में। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है चयन जो है वो चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर तक है। ठीक है, जरूरत लगती है गवर्नमेंट को तो ये चीज जो होगी ये आपका अवधि का विस्तार किया जाएगा कि जो 1 साल का है वो 2 साल कर दिया जाए, 3 साल कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है जो जरूरी है, यदि आवेदक यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। एक ही आवेदन से काम नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन अलग अलग करे। एक ही पद पर सभी के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो भैया शैक्षणिक योग्यता की बात हमने कर ली है। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता की बात करते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य संबंधी योग्यता है इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है, बहुत कोई कठिन चीज नहीं है। स्वस्थ होने चाहिए, फिट एंड फाइन होने चाहिए, दिव्यांग कोटे से नहीं, नॉर्मल उससे। ठीक है, राष्ट्रीयता इंडियन होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो ये देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयु भी निर्धारित है। सबसे पहली जो वैकेंसी थी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, इसकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो 1 जनवरी 2001 को 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर आप 21 वर्ष से निम्न स्तर पर हैं, 20 वर्ष के हैं या 21 वर्ष आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो सबसे पहली का वाली वैकेंसी थी उसके लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 1/1/2018 को 18 वर्ष ही होनी चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 1/1/2023 को भी 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु है। मैक्सिमम कितनी है उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और विशेष सर्वेक्षण लिपिक की जो बात थी जो मैंने बोला था, मतलब जिसमें स्नातक की ही एक शैक्षिक योग्यता मानी गई थी, वो आपकी 21 वर्ष है न्यूनतम आयु। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम आयु वही होगी जो समय पर सरकार राज्य द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस बात को भी देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम आयु जो निर्धारित की जाएगी सरकार के राज्य के द्वारा, हालांकि नीचे विवरण भी दिया है वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई बाध्यकारी कमेंट ना करें। ठीक है, ये सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। सरकार ने अभी क्या, बिहार सरकार ने अभी क्या निर्धारित किया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए जो मैक्सिमम उम्र है पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग और अन्य लोगों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग महिला कोटा 40 वर्ष मैक्सिमम एज। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों 42 वर्ष। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की मैक्सिमम छूट होगी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब आरक्षण जो है वो आपके इस प्रकार से है। देखिए अगर मैं आपको एक जो मेन पॉइंट है ना उसको समझा देता हूं, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, जितनी भी नीतियां होंगी बिहार सरकार की, पेपर देते समय उन नीतियों का पालन किया जाएगा। दूसरी बात, आरक्षण से संबंधित समझिएगा, आरक्षण के अधिकारी केवल वही लोग होंगे जो बिहार के मूल निवासी होंगे। अगर आप बिहार से बाहर किसी राज्य से संबंधित हैं और आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, दिव्यांग कोटा हो, कुछ भी हो, आप अगर यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, आपको आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्पष्ट बात है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गलत दावा अगर करके आप पेपर में जाते हैं तो उसके लिए बिहार सरकार और आपको दंडित कार्यवाही करेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आगे चीजें लिखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये दिव्यांग कोटे में और फ्रीडम फाइटर के नाती नातिन के तहत पदों के आरक्षण का जो विवरण है वो इस प्रकार से है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ देय नहीं होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था।
परीक्षा की प्रणाली की अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे भैया, परीक्षा की प्रणाली बहुत ध्यान से समझनी है। सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं। देखो, परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पेपर आएगा। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, प्रत्येक सही प्रश्न का उत्तर देने के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत का देने के लिए 1 अंक कट जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए 1 से ज्यादा शिफ्ट की जरूरत ली गई, मतलब आवश्यकता हुई कि एक शिफ्ट में सभी बच्चों ने इतने आवेदन पड़ गए कि एक शिफ्ट में सभी बच्चों का पेपर कराना असंभव लग रहा है, और अगर इसके लिए दूसरी, तीसरी या चौथी शिफ्ट निर्धारित की गई, तो इस स्थिति में फिर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अनुसार ही मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल प्रश्न जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए, उनकी संख्या होगी 100, और इसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट आने वाली है वो क्या है भैया, इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। जो पद कोड की संख्या 1, 2 और 3 थी, यानी शुरुआत वाले 1, 2 और 3 पद थे, को 2 खंडों में, और पद कोड संख्या 0, 4 को एक खंड में 150 प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब जो पद कोड थे 1, 2 और 3, ये पद कोड के जो पोस्ट हैं इसमें आपके 2-2 पेपर होंगे। कितने कितने पेपर होंगे? 2-2 पेपर। और इन सभी में टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग जिसमें मांगी जा रही थी, जिसमें केवल और केवल स्नातक मांगा गया था, उसमें एक ही पेपर होगा और वो 150 नंबर का होगा। ठीक है। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई थी, अनुभव मांगे गए थे, उसमें 2-2 पेपर होंगे। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई थी, अनुभव नहीं मांगा गया था, उसमें भी 2 पेपर होंगे। तो आगे क्या होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन होंगे ना, वो पेपर वो 75 नंबर के होंगे, बाकी जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाएगी 25 नंबर की। इस प्रकार से ये 100 नंबर का पूरा डिटेल बनेगी, और ये शुरुआत के तीनों पदों के लिए। चौथे वाले पद कोड के लिए जिसमें लिपिक की बात थी, उसमें सिर्फ आपसे एक ही पेपर होगा जो कि 150 अंकों का, 150 प्रश्न होंगे, 600 नंबर का होगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये तो इसकी बात हो गई, मैं आगे की बात कर लेता हूं। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि जहां पर पद कोड संख्या थी उसमें 2 पेपर होंगे, ए और बी। ए जो पेपर होगा वो 75 नंबर का आपका सिविल इंजीनियरिंग का होगा। जनरल स्टडीज का आपका जो है 25 नंबर का होगा। और ये जो जनरल स्टडीज पूछी जाएगी वो स्नातक ग्रेजुएट लेवल की पूछी जाएगी, और इसी तरीके इसमें भी ग्रेजुएट लेवल की पूछी जाएगी। यही पूरा बंदोबस्त पद संख्या 1, पद कोड नंबर 2, 3 के लिए है। लेकिन चौथे के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, विशिष्ट सर्वेक्षण लिपिक के लिए आपका पूरा सिलेबस यही होता है जैसा रेलवे वाला होता है, कि यहाँ पर 1.5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, और मेंटल एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी रीजनिंग के। और ये सारी की सारी चीजें स्नातक स्तरीय, मैट्रिकुलेशन स्तरीय और स्नातक स्तरीय होंगी। मतलब जो जीएस आपसे पूछी जाएगी वो स्नातक स्तर पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स जो आपसे पूछी जाएगी वो मैट्रिकुलेशन लेवल की पूछी जाएगी, जैसा अन्य एग्जामों में पूछी जाती है, एसएससी में, रेलवे में। मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो भी स्नातक स्तरीय होगा, यानी कि रीजनिंग का भी। ठीक। और इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, आवेदन भरने के लिए जो संबंधित प्रक्रिया और निर्देश हैं वो इसके आगे लिखे हुए हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आखिरी में हम लोग चलेंगे शुल्क भुगतान की तरफ, कि क्या शुल्क भुगतान कैसे होगा। समझिएगा, अगर शुल्क भुगतान की बात की जाती है कि शुल्क भुगतान किसको कितना रुपए पे करके फॉर्म भरने हैं, तो उसकी भी बात मैं कर ले रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी लोग होंगे, जो ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए 800 रुपए का फॉर्म है, 800 रुपए शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग कोटा में मेल और फीमेल सभी के लिए ये शुल्क मात्र 400 रुपए हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। स्टेप 8 क्या है, ये सब आपको एक एक चीजें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, कि कैसे फॉर्म भरना। अब अगर मैं आगे बात कर लेता हूं सिलेबस की, किसकी बात कर लेता हूं, एडमिट कार्ड के विषय में है कि एडमिट कार्ड में जो केंद्र आपको लिख कर आएगा उसी केंद्र पर जाके परीक्षा देनी है। अन्य किसी केंद्र पर जाके परीक्षा देंगे तो आपका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, अच्छा एक चीज और समझिएगा, जो मेधा सूची है मतलब मेरिट लिस्ट है, उस मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से काम होने वाला है, इस चीज को और समझ लो। कि अगर पद कोड संख्या 1, 2, 3 की बात करते हैं शुरुआत में,
तो टोटल नंबर जो होंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपने टोटल नंबर कितने लाए, किसके ज्यादा है किसके कम है, उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। बाई चांस की बात कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट के प्राप्त होने वाले जो टोटल नंबर है वो अगर सेम हो गए तो उसमें क्या होगा, जिसके खंड ए में पहले वाले में सिविल इंजीनियरिंग वाले में ज्यादा नंबर होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर उसमें भी सेम हो जाते हैं, उसमें भी मान लीजिए सेम हो गए, तो उसके बाद निर्णायक स्थिति कैसी होगी कि खंड बी में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए खंड ए खंड बी में दोनों में मेरिट लिस्ट में नंबर सेम हो गए, तो अब क्या होगा, उस स्थिति में जिस व्यक्ति की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। उम्र के समान होने पर भी कि अगर उम्र भी समान हो जाती है तो वरीयता देने का क्रम उसके नाम के अल्फाबेटिकल हिसाब से होगा। ये आगे लिखा। पद कोड संख्या 4 में मेरिट लिस्ट बनने का क्या है, पद कोड संख्या 4 जो लिपिक की थी जिसमें साधारण ग्रेजुएशन मांगा था उसकी अगर बात कर लेते हैं तो वहां पे पद कोड संख्या के लिखा है बराबर प्राप्त होने पर अधिक आयु वाला उम्मीदवार का मेधा क्रम होगा, मतलब मेरिट लिस्ट होगी जिसकी उम्र ज्यादा होगी। पद कोड संख्या 4 लिपिक के लिए बता रहा हूं। अगर उसके बाद भी बराबर आती है उम्र तो यहां पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ही क्रम निर्धारित किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। तो जो सिलेबस है इस चीज का, उस सिलेबस को आपको देखना है कि किस पद के लिए क्या सिलेबस है। जैसे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो सांकेतिक सिलेबस है, ये सांकेतिक सिलेबस है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको बच्चे पूरा सिलेबस मानने की गलती ना करें, जितना उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है वो अपना पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले वाले के लिए जो ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो ये दिया हुआ है कि आपको ये सारी चीजें उसमें पढ़नी है। उसके बाद जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है उसका सिलेबस ये दिया है पोस्ट की कोड संख्या 1 के लिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें का उसका सिलेबस आपको ये दिया है कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें तो इसका सिलेबस ये है कानून गो वाले पद के लिए जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और कम से कम 2 वर्ष के अनुभव की डिमांड थी। ठीक है, चलिए अगले पद की बात करते हैं तो विशेष सर्वेक्षण अमीन का सांकेतिक ये वो दिया हुआ, ये सिलेबस विशेष सर्वेक्षण अमीन का है। और अब पद संख्या 4 की अगर बात कर लेते हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात करते हैं, जिसमें आपके 3 चीजों का एग्जाम होना है। वो 3 चीजें हैं जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की बात होगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल स्टडीज में आपके भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आर्थिक परिदृश्य, भारतीय कृषि प्राकृतिक संस्थान, ये। मैथमेटिक्स में अगर बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है कि पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, यानी कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, छूट, औसत कार्य समय, साझेदारी एवं समय और दूरी। मेंटल एबिलिटी एवं समय टेस्ट में तार्किक विचार, खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और शब्द श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, शब्दों की व्यवस्था यानी वर्ड अरेंजमेंट, पहली सरणीकरण, पजल टेस्ट, संबंध अवधारणाएं, वर्गीकरण, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, समानताएं और अंतर यानी कि रैंकिंग एंड इनइक्वालिटीज, दिशाएं, डायरेक्शन, वर्णमाला संबंधित अल्फाबेटिकल ऑर्डर से संबंधित जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बिहार सरकार ने कई सारी वैकेंसी का जनरेशन किया है और बिहार के सभी युवाओं और बिहार के बाहर के सभी युवाओं को आमंत्रित किया है फॉर्म भरने के लिए। किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ेगी ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो देखकर बहुत ध्यान से कि 13 अप्रैल से 2023 से फॉर्म शुरू होंगे और 14 मई 2023 तक इसके फॉर्म का हिसाब रहेगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, दिशा निर्देश, सारी चीज़ें दी हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा नाम के साथ PDF डला दूंगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है।